अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर शेख और आप देख रहे हैं आमीन मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम सीधी बात। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएए कानून काफ़ी दिनों से बहुत चर्चा में है और इसे लेकर देश भर में सोशल मीडिया पे भी कमेंट्स और अपडेट आते रहते हैं। ये कानून है क्या? 1967 में बना हुआ ये कानून आखिरकार ऐसी तो क्या बात है जो फिलहाल चर्चा का हिस्सा बना हुआ है? इस बात पर हम हमारे स्टूडियो में आज खुशी मेहमान हैं एडवोकेट शमशाद खान पठान, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के शहर प्रमुख भी हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे एक एडवोकेट होने के नाते से। तो शमशाद भाई, आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। शमशाद भाई, सबसे पहले ये बताइए कि यूपीएए जो कानून है इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, यूएपीए ये जो कानून है, इसको इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट कहेंगे। तो बहुत सिंपल आप इससे समझ लेंगे कि इसकी डेफिनेशन कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून कहेंगे उसको। और जब गैर कानूनी रोकथाम कानून कहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गैर कानूनी जो है वो इसके दायरे में आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लेकिन ये कानून उतना सिंपल नहीं है। ये कानून बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसके तहत किसी को भी आतंकवादी कहा जा सकता है, किसी को भी आतंकवादी कहकर उसको जेल में डाला जा सकता है। अच्छा, ये जो कानून है ये फिलहाल जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाफिज किया हुआ है। इस कानून के तहत अभी जो त्रिपुरा के ताल्लुक से ले तो वहाँ पर जो चीज़ की गई है कि एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट थे, उन लोगों को भी इसमें अरेस्ट किया गया है, कि वकीलों को भी किया गया है। ये पूरा मामले पर कुछ जानकारी देंगे? देखिए, ये जो कानून है ये अपने आप में बहुत खतरनाक कानून है, लेकिन इस पर राजनीतिक बात किए बिना इस कानून को डिस्क्राइब करना शायद हम पार्शियलिटी करेंगे कि 1967 में जब इस कानून को बनाया गया था तो शायद हो सकता है कि देश आज़ाद हुए कुछ 20 साल हुए थे और कुछ लोग इस तरह के रहे होंगे जिनको रोकने के लिए इस तरह का ये कानून बनाया गया था। लेकिन कानून से कभी भी क्राइम रुकता नहीं है। ये बहुत स्पष्ट एक थियोरी है जो हम सबको मान लेना चाहिए कि 1860 में इंडियन पीनल कोड बना था और उसमें दफ़ा 302 और न जाने दूसरी 500 से ज़्यादा दफ़ाएं नाफिज की गई थी। लेकिन आज भी भारत देश के जो पुलिस थाने हैं वो क्राइम से भरे हुए हैं। तो कानून कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने 1967 में यूएपीए जैसा कानून लेके आए। 2008 में बहुत अनफॉर्चुनेट, हम सब उसको कंडेम कर रहे थे कि मुंबई हमले के बाद इस कानून में कांग्रेस ने एक और अमेंडमेंट किया। ये सारे चीज़ों के साथ साथ ये कानून तब भी काला कानून था, तब भी असंवैधानिक था 2008 में और 1967 में भी। लेकिन 2019 में जब भाजपा सरकार ने एक पॉलिटिकल बदला लेने के लिए, पॉलिटिकल डिसेंट को ख़त्म करने के लिए और उसके खिलाफ उठने वाली असंतोष की जितनी भी आवाज़ें हैं, चाहे वो मुसलमानों की हो, चाहे वो दलितों की हो, चाहे आदिवासियों की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे मजदूरों की हो, चाहे औरतों की हो, चाहे बच्चों की हो, उन तमाम आवाज़ों को ख़त्म करने के लिए इस कानून में एक संशोधन लेके आई। वो संशोधन बहुत खतरनाक था। वो संशोधन ये था कि 1967 और 2008 के अमेंडमेंट के बाद में ये कहा गया था कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये कह सकते हैं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन 2019 का जो संशोधन था वो ये कह रहा था कि किसी भी व्यक्ति को ये कहा जा सकेगा कि आतंकवादी हो। कल उठ के आप यहाँ से बाहर जाएंगे और पुलिस आपके दरवाजे पर आकर खड़े होगी कि मजहर भाई चलिए, आपको यूएपीए में हमने अरेस्ट किया है। वो आपको उसको ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कह दिया यूएपीए में अरेस्ट किया है तो उसको ये कि आपके खिलाफ चार्ज क्या है, वो कहे कि यूएपीए में अरेस्ट किया है, बाद में हम आपको चार्ज बताएंगे। तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक कानून है। और इससे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है कि चर्चा तो यह भी हो रही है, लेकिन मैं बताऊं कि CAA के आंदोलन के टाइम पे जिस तरह से दिल्ली दंगों के नाम पर निर्दोष महिलाओं पर, बच्चों, इसको कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों पर, एक्टिविस्टों के ऊपर यूएपीए कानून लगाया और वो आज तक जमानत के लिए तरस रहे हैं। उसके बाद सबसे इसका एक बहुत आयरनी है कि जिसको केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जिसको आतंकवादी कहती है, ऐसे मेरे असम के एक दोस्त हैं, साथी हैं, अखिल गोगोई,
जिन पे यूएपीए कानून लगा था और उन्होंने जेल में रहकर विधानसभा का चुनाव जीता था, तो मुझको तब हंसी आई थी उस दिन, क्या अब ये सरकार एक आतंकवादी को विधानसभा में बैठने से रोक पाएगी? जिसको आप यूएपीए कानून के तहत आतंकवादी कह रहे हो, वो तो विधानसभा का चुनाव जीत के आ गया है, आप कैसे रोकोगे उसको? तो लेकिन ये और ज्यादा डर जब देश के नागरिकों में ये देखने को मिला कि त्रिपुरा में जो दंगे हो रहे थे, उन दंगों के बाद एक टीम जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, वो फैक्ट फाइंडिंग करने गए थे। फैक्ट फाइंडिंग का मतलब ये होता है सच को जानने के लिए। मैं खुद लगभग 50 से ज्यादा फैक्ट फाइंडिंग टीमों का हिस्सा रह चुका हूं, जो अलग अलग दंगों के टाइम पे, अलग अलग घटनाओं के टाइम पे, अलग अलग डेलीगेशंस के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल डेलीगेशन हो, सोशल डेलीगेशन हो, उनके साथ हम लोग फैक्ट फाइंडिंग हमने की है। और जो सच होता है कि पूरा घटना का सच, दोनों साइड की बातों को लाकर लोगों के सामने रखते हैं कि ये सच है, अब आप तय कीजिए कि इसमें सच्चाई क्या है। क्या वो फैक्ट फाइंडिंग टीम की गलती थी कि उसने सच लोगों के सामने लाके रखा? जो 4 सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिसमें मुस्लिम वकील भी हैं, गैर मुस्लिम वकील भी हैं, और उन्होंने एक सच लाके लोगों के सामने रखा, तो सच रखना इस सरकार को गवारा नहीं था और उसने उसके लिए उनके खिलाफ यूएपीए कानून का इस्तेमाल किया। उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पे अगर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अगर अपने फेसबुक अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर उन पोस्टों को किया, तो सिर्फ कि इन्होंने गलत अफवाहें फैलाई। मैं दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से और गुजरात सरकार से कि जब 31 मार्च 2020 के बाद दिल्ली के जमात वाले इशू में, उसके बाद जिस तरह से प्रोपेगेंडा, सोशल हेट का प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, क्यों सरकार ने उन लोगों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगाया? उन्होंने भी तो नफरत फैलाई थी, उन्होंने भी तो हिंसा भड़काने वाले मैसेजेस दिए थे, उन पे भी यूएपीए लगाना चाहिए था अगर आप सोशल मीडिया के पोस्ट में। क्योंकि गुजरात में ही एक्टिविस्टों ने यहाँ पर एक मुहिम चलाई थी और 850 से ज्यादा एफआईआर नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ हुई थी, जिसमें 4500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने किसी के खिलाफ यूएपीए नहीं लगाया था। तो त्रिपुरा में सच लिखने के लिए आप यूएपीए लगा दोगे? हाथ तो ये हो गई कि एक बड़े चैनल के पत्रकार ने, श्याम सिंह मीरा नाम है उनका, गैर मुस्लिम है, और उनके खिलाफ सिर्फ उन्होंने इतना लिख दिया अपने ट्विटर अकाउंट पे, त्रिपुरा इज बर्निंग। क्या गलत लिखा था? जल रहा था ना वहां, लोगों के घरों को नुकसान किया जाता, आपने एफआईआर दर्ज की उसमें। पत्रकार श्याम सिंह मीरा पे सिर्फ इतना लिखने के लिए कि त्रिपुरा इज बर्निंग, अगर यूएपीए लग सकता है तो देश का कोई नागरिक सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आपके लिए धर्म नहीं इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि कौन आपकी थ्योरी को नहीं मान रहा, कौन आपकी बात को नहीं मान रहा, कौन आपके प्रोपेगेंडा में साथ नहीं दे रहा। वो तमाम लोग आपके दुश्मन हैं और उन पे आप यूएपीए जैसे कानून लगाकर उनको जेलों में डाल देंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन है और उसका इस्तेमाल भाजपा सरकार लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए, लोगों को डराने के लिए कर रही है। संदर्भ भाई, यहाँ पर मैं खासकर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो इंसान अपने ख्यालात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, क्या ये उस चीज़ को दबाने की कोशिश है? देखिए, मैं सोशल मीडिया पे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल डिसेंट जो है, कि राजनीतिक जो विरोध है उसको दबाने के लिए, चाहे वो आप सोशल मीडिया पे रखें या सड़क पर रखें। क्योंकि अखिल गोगोई की लड़ाई या दिल्ली में CAA के आंदोलन में लड़ने वाले क्रांतिकारी साथियों की लड़ाई, वो सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं थी, लेकिन उन पे भी यूएपीए लगा। दिल्ली में किसान जो अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, उन पे भी यूएपीए लगा। झारखंड में मजदूरों पे भी यूएपीए लगा। तो ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया में लिखने वालों के लिए नहीं है कि यूएपीए सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखने वालों के लिए है। ये तो सिर्फ डराने के लिए है कि आप हम सड़क पे नहीं, आप सोशल मीडिया पे विरोध करेंगे तो भी यूएपीए लग सकता है। अच्छा, एक बात और पूछो कि 102 लोगों, त्रिपुरा में 102 लोगों के खिलाफ ये जो कानून लगाया गया है, उसमें ज़्यादातर जो हैं वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ही हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है जो यूपीए जो कानून लगाया गया है? देखिए, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 102 जो लोग हैं उसमें लगभग 35 से ज़्यादा लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। अच्छा। वो सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है, वो देश में मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की, महिलाओं की, बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं। वैसे लोगों पे ये लगा हुआ है। इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसने भी सच के लिए आवाज उठाई, उन तमाम के खिलाफ यूएपीए कानून लगा है। और
मैं एक वकील के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे इसको कंडेम करता हूँ। सबसे पहले एक बात और बताइए कि इसमें अग्रिम जमानत की तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन अगर इंसान इसमें पकड़ा जाता है तो उसकी जमानत के क्या चांसेस हैं? देखिए, ये कानून बिल्कुल असंवैधानिक, मैं जब इसको असंवैधानिक और काला कह रहा हूँ तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बेल इज रूल, जेल इज परसेप्शन, जेल इज एक्सेप्शन, कि जमानत जो है वो एक नियम है और जेल जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो आपने कोर्ट का अधिकार छीन लिया। एंटीसिपेटरी बेल देना वो कोर्ट का अधिकार था, लेकिन कानून बना के आपने क्या किया कि आप इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकते। वो तो कोर्ट को तय करना होता था। कोर्ट को लगता था कि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता तो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे सकते थे, लेकिन आप तो कोर्ट से भी ज्यादा सुपीरियर चले गए। क्या सुप्रीम कोर्ट अगर मानेगी कि प्राइमा फेसी केस नहीं है तो क्या उसको बेल देने का अधिकार, वो केंद्र सरकार का बनाया हुआ एक कानून सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई कानूनों को उठा के डस्टबिन में डाल दिया है और केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को नए कानून बनाने के लिए या उन कानूनों को रद्द करने के लिए ऐसी कई सारी मिसालें हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को हमने देखा कि मार्च 2020 में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, जो कि वो गलत, मैं उसको सुप्रीम कोर्ट के उस एक्ट को भी कंडेम करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत रद्द किया था, लेकिन एक आंदोलन हुआ, फिर से वो कानून रिस्टोर हुआ। लेकिन हम 66A पे, जो सोशल मीडिया पे लिखने वालों के खिलाफ FIR होने के लिए बहुत मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ था 66A, लेकिन वो 66A को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो रद्द हुआ है। तो UAPA भी अगर सुप्रीम कोर्ट साफ नियति से इसको देखे तो ये रद्द होने वाला कानून है और ये तुरंत खत्म होना चाहिए। और पास्ट में भी ऐसे कानून, चाहे पोटा हो, चाहे टाडा हो, चाहे मीसा हो, वो पॉलिटिकल विल से, पॉलिटिकल लड़ाई से वो कानून खत्म हुए हैं। कानूनी लड़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसे कानूनों के खिलाफ देश के हर नागरिक को एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये कानून भी खत्म होंगे। जसमल भाई, आपका एक मानना है ये कि कुछ गलत लोग हैं उनके खिलाफ कानून का इस्तेमाल हो, लेकिन कुछ जो निर्दोष लोग हैं उनके खिलाफ इस चीज़ का इस्तेमाल ना हो? देखिए, मैं ये कहता हूं कि गलत जो है वो क्यों गलत कर रहा है, उस पे कानून का इस्तेमाल करके उसको सजा दी, ये बिल्कुल जरूरी है। लेकिन हमने जो है वो सजा देने के लिए नहीं बनाई। हमारा जेल जो है वो हमने सुधार करने के लिए बनाया, ताकि लोग जेल में जाएं, उनको अपने गुनाह का पश्चाताप हो और वो सुधर कर वापस आए। हमने जेल किसी को पनिशमेंट देने के लिए बनाई ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो चाहे क्रिमिनोलॉजी का हो, चाहे ज्यूरिस्प्रूडेंस का हो, चाहे सजा का कॉन्सेप्ट हो, उसको पूरा एक पॉलिटिकल परसेप्शन में देखा गया है। और अब जो लोग सोच रहे हैं कि भाई किसी ने गुनाह किया है तो उसको सजा दो। अगर गुनाह हुआ है तो उसकी वजह और उसकी जड़ तक भी जाने की जरूरत है कि गुनाह हो क्यों रहा है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि 1860 से इंडियन पीनल कोड 500 से ज्यादा दफाओं के साथ हमारे पास हर मर्ज की दवा है कि भाई अगर ये हुआ तो इसको ये सजा दे दो। लेकिन क्या उसके बावजूद 1860 से लगा के लगभग 250 साल होने आए हैं, क्या हम गुनाह को रोक पाए? तो कानून बना लेना या कानून के आधार पर सजा दे देने से गुनाह खत्म नहीं होता। गुनाह खत्म होता है एक बेहतर समाज बनाने से। समाज के नीडी लोगों की जो जरूरियातें हैं उनको पूरा करने के लिए उनके अधिकारों को अगर आप देंगे तो मैं मानता हूं कि 80% से ज्यादा क्राइम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अच्छा सुमलत भाई, खासकर एक बात बताइए कि जब ये कानून को लेकर लोगों में इतना हाव है तो ऐसे हालात में पॉलिटिकल जो दल है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने ये कहा कि जिस तरह से पास्ट में पोटा, टाडा और मीसा जैसे कानून रद्द हुए, और देखिए टाडा और मीसा जो थे वो कांग्रेस सरकार ने बनाए थे, और पोटा जो था वो बीजेपी सरकार में बने थे। और उनको बनाने वाले राम जेठमलानी साहब को मैंने रोते हुए देखा है, जिन्होंने ये कहा कि पोटा कानून बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी मेरे लाइफ की। तो अगर कांग्रेस की अगर सबसे बड़ी कोई गलती है तो यूएपीए कानून को बनाना उसकी सबसे बड़ी गलती है, और उसमें अमेंडमेंट करना उनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर वो अपनी इस गलती का एहसास करते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यूएपीए कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरें, एहतजाज करें और यूएपीए कानून को रद्द करवाएं। तो शमशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला। तो दोस्तों,
समसर खान पठान ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी UAPA कानून के तहत। तो मैं मदर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।